अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम MGT 501 के फाइनल टाइम के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 32 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो कि आज की वीडियो में जो 32 से 45 थे जो फाइनल टाइम के लेक्चर हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। तो चलिए वीडियो की तरफ हम मूव करते हैं। तो ये हमारे पास जो टॉपिक्स है ये हमारे पास ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के अबाउट है। कंप्राइज सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करवाना ये सेफ्टी कहलाता है। इसके बाद हमारे पास है हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है कि अगर हमारे पास जो एम्प्लॉई वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं वो वर्क कर रहे हैं, अगर उनको कोई फिज़िकली प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर ठीक है वो इलनेस है या उनको कोई हेम प्रॉब्लम वगैरह, ठीक है वो अच्छी तरह वर्क नहीं कर सकते, ठीक है इनके सर का दर्द हो गया, ठीक है उसके बाद बैक पेन हो गया, इनके और भी मुख्तलिफ डिजीज़ें हैं, अगर उनकी वजह से अगर वो वर्क नहीं कर सकते तो वो हमें क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, उनको ऑफ डे देना चाहिए, मीन के उनको थोड़ी बहुत एक दो छुट्टियाँ देनी चाहिए ताकि वो रेस्ट करें, अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकें। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर दो कंडीशन होती हैं, एक फ़िज़िकल है और साइकोलॉजी का कंडीशन है। फिजिकल कंडीशन के अंदर हमारे पास है रिपीटेटिव नेशन इंजरीज आ सकते हैं, बैक पेन आ सकता है, कैंसर होगा, जो मैंने आपको आगे एलेबरेट किया था। फिजिकल के अंदर हमारे पास आ सकते हैं हेल्थ के बाद। साइकोलॉजिकल के हमारे पास जो है एम्प्लॉई या वर्कर हैं वो अगर अपने वर्क से जो है कि डिससेटिस्फाई हैं वो हमारे पास आ जाएगा। उसका हम मिसट्रस्ट का मतलब अगर वो एम्प्लॉई जो है अपने जो HRM हो गया, उसके बाद मैनेजर वगैरह जो है उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिसट्रस्ट हो जाएगा। इसके बाद सेफ्टी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं। डेवलपिंग सेफ्टी प्रोग्राम के अंदर है कि अप्लाई को अगर वर्क प्लेस में डिफरेंट तरह के मीन के उनको एक्सीडेंट से डिफरेंट एक्सीडेंट से बचाया जाए ताकि वो अच्छी तरह वर्क कर सकें। जॉब एज एनालिसिस के अंदर है कि जॉब रिलेटेड इंजरीज एंड जो प्रॉब्लम होती हैं उन्हें ओवरकम किया जाए। उसके बाद है द सुपर फंड अमेंडमेंट्स री ऑथराइजेशंस एक्ट टाइटल है, ये हमारे पास SAR, ये आपने एब्रीविएशन याद रखना है एज MCQs। तो ये हमारे पास है कि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप ओपनली जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को बताएं। एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट का है कि साथ जो एम्प्लॉयमेंट को भी कंबाइन इसमें किया जाता है, जो हमारे पास प्रोग्राम और सेफ्टी जो प्रोग्राम है उनको क्या किया जाए, सक्सेसफुल किया जाए। इसके बाद एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है, तो ये तो आप इसके फेमिलियर होंगे कि सेफ्टी प्रोग्राम का मतलब इन्वेस्टिगेशन क्या है। अगर उसको कोई चोट आती है या कोई उसका प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये इसमें अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो ये किसकी गलती है, ये मीन की A to Z हर चीज़ें हम उसमें देखते हैं। साइकोलॉजी फिजिकल कंडीशन के अंदर ये हमारे पास जो मशीन वगैरह जो है उसके अंदर कोई इशू वगैरह आ जाता है वो हमारे पास कहलाता है। एनवायरनमेंट कंडीशन के अंदर नाइस होगा, डस्ट मिट्टी वगैरह जो कि स्ट्रेस होगा, अनसेफ बिहेवियर होगा, ठीक है ये इसमें आ जाता है। अब हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम, वो मैंने आपको बताया था। अगर सेफ्टी प्रोग्राम का मतलब अगर वो उनको बैक पेन है, कैंसर है, कोई भी बीमारी डिजीज़ है तो हमें उनको क्या करना चाहिए, उनको उनकी सेहत का हेल्थ का हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। रिलेशनल फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ फ्रेंड है, इसके अंदर हमारे एम्प्लॉयमेंट जो है वो सेफ़ होंगे, दैन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी। और ये हमारे पास 3-4 पॉइंट्स हैं, ये देख लेने हैं। रीज़न इंक्लूड है प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके बाद एम्प्लॉय रिलेशन है, रिड्यूस रिलायबिलिटी है, मार्केटिंग वगैरह, ये तमाम है। अब हमारे पास है कि कौन सा वे है जिसके ज़रिए हम जो सेफ्टी और हेल्थ एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं। सेफ्टी प्रोग्राम का मैं आपको ऊपर एलेबरेट कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। जो हमारे पास EAP स्टैंड फॉर एम्प्लॉई असिस्टेंट प्रोग्राम है, इसके अंदर जो फिजिकली या पर्सनली प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे होते हैं, अपने एम्प्लॉई के कैरियर को प्रोवाइड कि वो क्या करें, कैरियर केयर, अपने जो एम्प्लॉई हैं उसकी केयर करें और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। वेलनेस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास ये 3-4 पॉइंट मैं आपको जल्दी जल्दी जो कि एलेबरेट कर देता हूँ। फर्स्ट के अंदर है कि ये एम्प्लॉयमेंट की हेल्प करते हैं कि वो हेल्थ रिस्क जो को आइडेंटिफाई कर सके थ्रू स्क्रीनिंग और टेस्ट। सेकंड के अंदर ये गाइड करते हैं कि जो जिनका BP, स्मोकिंग या पुअर डाइट्स होगा, स्ट्रेस वगैरह जो है वो सामना करना पड़ता है उनको, वो मीन कि हमें उनको गाइड करना चाहिए, ये आपके लिए हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, आप इनसे अवॉइड करें। थर्ड के अंदर है कि उनको इंकरेज किया जाता है कि वो अच्छी न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन का यूज़ करें, डेली बेस के ऊपर एक्सरसाइज करें और अपनी जो हेल्थ मॉनिटरिंग भी वो कराया करें साथ साथ। स्मोकिंग इन द वर्क प्लेस है, तो ये आपने देख लेना ये क्या होता है। ये हमारे पास जो है कि मल्टी मीडिया के ज़रिए हम जो कि सेफ्टी जो लेक्चर वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं और उनको फिर रिवार्ड दिया जाता है। उसको कम्युनिकेशन सेफ्टी हमारे पास होनी चाहिए। पुलिस इज़ प्रिवेंट वर्क प्लेस वायलेंस है, जहाँ वर्क किया जा रहा होता है वहाँ किसी किस्म की कोई वायलेंस ना होनी चाहिए, वो एक रूल एंड रेगुलेशन के अंदर रह के अपना जो कि वर्क सर अंजाम दें। अब हमारे पास है कम्युलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर्स है, इसमें अंदर आ जाता है अगर हमारे पास जो स्ट्रेस है, अगर उनको फिर अगेन एंड अगेन वो स्ट्रेस अगर उनको फेस करना पड़ा है या उसमें वो मुब्तला है तो हमें वो क्या हमारे पास ये कहलाता है, ठीक है। बेनिफिट सेफ्स एंड हेल्थ वर्क प्लेस फोर्स है, ये आप तो अपने वर्डिंग में भी एलेबोरेट कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं।
इसके अंदर हमारे पास सेफ और हेल्थ वर्क फोर्स की क्या बेनिफिट, अगर उनकी हेल्थ और ठीक होगी वो अच्छी तरह वर्क करेंगे, अगर वो सेफ़ होगा उनको ठीक है फिर भी वो वर्क अच्छी करेंगे, ताकि क्योंकि अगर उनकी हेल्थ और उनको या सेफ़ होंगे वो क्या करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर सकेगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अपनी एम्प्लॉई से ही ग्रो करती है, अगर वो अच्छी तरह काम करेंगे उनकी हेल्थ और सेफ़ होंगे वो क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो कि मूव करेगी या ग्रो करेगी। आगे हमारे पास है लेक्चर नंबर हमारे पास 33 है। ये हमारे पास स्ट्रेस का वही आ चुका है कि जो भी हमारे पास वर्कर या एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ता है, अगर उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क दिए वो क्या होते हैं कि स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस है, एक स्ट्रेसर होता है। स्ट्रेसर का मतलब होता है कि जो अगर कोई एक उनके ऊपर कोई एम्प्लॉई जो हमारे उनका मैनेजर है अगर उनको ज़्यादा उनके प्रेशर डाल रहा है कि आप ये काम करें ये जल्दी जल्दी ठीक है, वो क्या करते हैं वो एक स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं, और वो स्ट्रेस का मतलब होता है जिसकी तरफ से उनको स्ट्रेस दिया जा रहा होता है वो हमारे पास क्या कराता है स्ट्रेस कराता है। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है, उसके बाद हमारे पास ये देखना है पर्सनल फैक्टर क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर का मतलब है कि जो जनरली वर्किंग कंडीशन होती है वहाँ की कल्चर और इंडिविजुअल जॉब वगैरह जो होती हैं। पर्सनल फैक्टर का है वो हमारे पास फैमिली आ सकता है, फाइनेंशियल आ सकता है, प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है, लिविंग कंडीशन वगैरह जो सर्वाइव करना है उसमें कोई कंडीशन प्रॉब्लम वगैरह आती है वो हमारा पर्सनल। जनरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि इसमें अंदर 3 या 4 जो कि कम रश ट्रैफिक होता है, और ये आपने पढ़ लेना है ये क्या होता है इसका मैंने। ये तमाम जो चीज़ें आपस में होगी, ऊपर से हीट होगा चाहे चिलिंग कोल्ड होगा, और ये तमाम जो क्या करती हैं कि ये जो एनवायरनमेंट की वजह जिस तरह कोल्ड होगा जिससे गर्मी ज़्यादा होगा, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास क्या करती हैं ये एक जनरल एनवायरनमेंट तौर पर ये इंसान को स्ट्रेस आता है। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, एक शॉर्ट टर्म फिजिकली सिम्टम्स। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जिस तरह किसी को हमारे पास जो कि कोल्ड स्किन हो गई, उसके बाद हाथ जो है हैंड वो क्या हो गए कोल्ड हो गए, उसके बाद उनकी जो वो उसके बाद स्टोमच पेन हो गया, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास क्या कराती हैं ये शॉर्ट टाइम के कुछ टाइम के रहते हैं फिर ठीक हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं, इसका मतलब है कि जिस हार्ट अटैक का पेशेंट हो गया उसके बाद उसका कोई भी कोई हेडेक पेन होगा, उसके बाद उनको हार्ट अटैक का मसला होगा, कैंसर होगा, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म आगे मूव करती हैं। इसके बाद इंटरनल सिम्टम में जो इंसान को डिप्रेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, हेल्पलेस, मीन की ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये इंटरनल सिम्टम्स होते हैं। बिहेवियर सिम्टम्स का मतलब है कि उनका जो लाउड बैड होगा, उसके बाद जल्दी बोलना, ठीक है कोई भी बात करनी जल्दी से करनी, ऊंचा बोलना, मीन कि उनका जो बिहेवियर रूड बिहेवियर जो कि यूज़ करना, ठीक है ये तमाम चीज़ें ये बिहेवियर सिम्टम्स में आती हैं। स्ट्रेस है जॉब परफॉर्मेंस है, अगर वो हमारे पास स्ट्रेस में हो गया उनकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल आप ये समझ लेंगे ना होने के बराबर हो, क्योंकि कोई भी इंसान जो डिप्रेशन का जब शिकार होता है या वो उसके अंदर या उसको कोई भी टास्क दिया जाता है वो अगर उसको डिफ़िकल्ट हो, वो अगर स्ट्रेस में मुब्तला हो जाता है फिर वो अपनी जो जॉब है या जो टास्क है वो अच्छी तरह नहीं परफॉर्म कर सकता। अब हमारे पास है कॉपिंग अप्रोचेस के इंडिविजुअल कौन थे। हिप्नोसिस का मतलब होता है कि ये मीनिंग कि हमारे पास जो स्टेट चेंजेस होती हैं उनसे लोगों को अवेयरनेस करवाया जाए, उनकी जो रिलैक्सेशन है उनको इंक्रीज़ की जाए, और उनको जो है कि फुली कंसंट्रेशन की उनको जो कि वहाँ पे उनको कंसंट्रेट करवाया जाए फुली। बायो फीडबैक का मतलब होता है कि इसमें अंदर आप जो आपकी जो बॉडी फंक्शन होते हैं वो आप जो कि उनको खुद कंट्रोल करने हैं, उनके अबाउट आपने वो उसको मीन के लर्न करते हैं कि हमने अपने बॉडी फंक्शन किस तरह कंट्रोल कर, जिस तरह आपकी हार्ट बीट हो गई, ठीक है ये आपकी जो है अगर आप स्ट्रेस में होते हैं या कुछ भी होता है, अगर आप ये हार्ट बीट आपकी ज़्यादा हो जाती है फिर आपको इसमें आपको लर्न करवाया जाता है आपने किस तरह उसको कंट्रोल करना है। इसके बाद हमारा TM है, ये आपने देख लेना है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो नेचुरल जो मेंटल टेक्निक होती है वो उसके जरिए जिस तरह अगर आपको कोई कहते हैं कि अगर आप मीन के थोड़ा सा आप अपने आप को कंफर्टेबली महसूस नहीं कर रहे, वो आपको कहते हैं कि आप अपनी आइज़ को ओपन एंड क्लोज़ करें, वो क्या होगा आप थोड़ा सा बैठ जाएंगे फिर आपको थोड़ा सा वो कंफर्टेबल आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 34 है, इसके अंदर बर्नआउट का मतलब होता है कि जॉब बर्नआउट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, मीन कि ये हमारे पास स्ट्रेस के रिलेटेड ही होता है। इसके बाद हमारे पास है कि ये हमारे पास जो बर्नआउट है ये डेंजरस है किसके लिए, ये कंटीजियस के लिए, ठीक है ये भी आपने आज हमसे देखना। अब बर्नआउट का आपने सिम्टम्स कुछ पढ़ लेने हैं। इसका ये हमारे पास है कि लैक ऑफ कंट्रोल जो कम्युनिटी के अंदर होता है उसकी वजह से आ सकता है। उसके बाद हमारा जो बिलीफ है वो इनकरेक्ट होता है, किसके ऊपर नहीं होता, वो आ सकता है नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तमाम जो चीज़ें ये लाइक अवॉइडिंग जो है बर्नआउट है ये आपने देख लेना है ये किस तरह हमने कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमने अगर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन करनी है किसी थर्ड पर्सन के साथ तो हमने क्या करें, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल बेटर होनी चाहिए।
हम जो भी बात करें अगले नेक्स्ट पर्सन जो हमारी बात का जो पॉइंट है वो फिगर आउट कर ले, पिकअप कर सके इजीली, ठीक है। हमारी कम्युनिकेशन जो है कि बेस्ट होगी, देन हम जो है कि आगे मूव कर सकते हैं। इस बार कम्युनिकेशन का प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, या जिस तरह हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि अब ये पर्सन जो है पर्सन ए पर्सन बी को मैसेज कर रहा है, ये यहाँ से इसको मैसेज जो सेंड करता है ये एनकोड होता है, ठीक है। एनकोड का मतलब अगर आप CS101 CS201 पर आपको फेमिलियर हो गए कि हमारा मैसेज 01 की फॉर्म एनकोड होता है, फिर किसी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर जाएगा, चाहे वो वायर के जरिए जाता है, वायरलेस के जरिए जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए, मीन के वो डिफरेंट चैनल को यूज़ करके चला जाता है, फिर वो वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। अगर फिर वो डिकोड करके फिर उसी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास चेंज होता है जिस तरह हमने जो सेंडर ने भेजा होता है, वो फिर सेकंड पर्सन को पहुंचता है। अगर वो एज इट इज पहुंच जाए जिस तरह सेंडर ने भेजा है, वो क्या करेगा, वो उसको फीडबैक भेजेगा कि हाँ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि आपका जो मैसेज है मुझे एज इट इज़ मिल गया है। अगर आपका किसी नॉइज़ की वजह से जो है कि डाटा जो है कि लॉस हो जाता है, तो क्या करेगा कि जो रिसीवर होगा वो मैसेज एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि आपको जो डाटा है वो इनकम्प्लीट है, वो रास्ते में लॉस हो चुका है, ठीक है। ये इस तरह फीडबैक देता है। इसमें हमारे पास है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये होती है कि जिस तरह हमारे पास किसी पर्सन का बोलने की स्पीकिंग का मैनर होगा, फेशियल एक्सप्रेशन होगा, बॉडी पोस्चर होगा, जो कि किसी भी पर्सन को जो कि मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो कि किसी भी पर्सन को रिटन या स्पोकिंग वर्ड के बगैर जो है कि वो कम्युनिकेशन की जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। इस बार हमारे पास है कि बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, वे टू रिमूव दिस बैरियर, तो ये आपने पढ़ लेना किस तरह तो एलिमिनेट किया जा सकता है। इन्फॉर्मल डिस्मेंशन प्रोग्राम क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं कि इन्वॉल्व मेकिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू डिसीजन मेकर। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए डिसीजन मेकिंग जो है कि डिसीजन लिए जाते हैं ताकि कोई इन्फॉर्मेशन हम जो है कि बिल्डअप कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो एक जगह दूसरी जगह मैसेज सेंड करें। मीटिंग का मतलब है कि हम एक मीटिंग अरेंज कर दें, अगर कोई भी एम्प्लॉई है उनको मोटिवेट करना, लीड करना, उनको आगे ग्रो करना, ये तमाम चीज़ें हम उनको मीटिंग के जरिए बताई जाती हैं। एम्प्लॉय फीडबैक जो मस्ट होता है कि एम्प्लॉय फीडबैक वो ये होता है कि अगर एम्प्लॉय का फीडबैक बिल्कुल अच्छा होगा तो हमारी जो कंपनी है वो अच्छी तरह ग्रो करेगी, तो ये इसके रिलेटेड है। एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम है, इसके अंदर ये है कि अगर उनको कोई भी किसी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है किसी भी वर्क के रिलेटेड, तो हमें क्या करनी चाहिए, उनकी जो मैनेजर हैं उनको उनकी हेल्प या असिस्टेंस करनी चाहिए। इस तरह हमारे पास टू टाइप से कम्युनिकेशन होती है, फार्मल होती है, इनफॉर्मल। फार्मल कम्युनिकेशन होती है कि जो कि किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, स्ट्रक्चर चार्ट होगा, ये इसके ज़रिए जो डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपने ये काम करने, वो हमारे पास फार्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो हम लोकली जो है कि किसी आउटसाइड पर्सन से जो है कि इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कोई डिसीजन वगैरह लेते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कराती है। फार्मल का मतलब होता है कि जो कंपनी के खुद के बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन के अबाउट जो डॉक्यूमेंट होते हैं या स्ट्रक्चर या चार्ट होता है, उसके तहत जो कि काम करते हैं वो हमारे पास फार्मल कराते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया है कि लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, या आने पढ़ लेना अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है। डाउनवर्ड ये ट्रांसमिट फ्राम सुपरवाइजर टू जो सब ऑर्डिनेट या सब्जेक्ट जो नीचे काम कर रहे थे वो उनकी तरफ कम्युनिकेशन कराती है। और ओरिजेंटल का मतलब होता है कि जो डिपार्टमेंट या पीपल के दरमान जो एक सेम ही डिपार्टमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो ओरिजेंटल कम्युनिकेशन कराती है, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना कम्युनिकेशन HRM क्या होती है। कम्युनिकेशन का मैथड हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जिस तरह कम्युनिकेशन न्यूज़ लेटर के ज़रिए जो कम्युनिकेशन कर सकती है, कंपनी वाइड मीटिंग रखा भी कर सकती है। ये तमाम जो चीज़ें हैं मेथड टू कम्युनिकेशन है, किसी सोर्स के जरिए किसी डिजिटल मीडिया को यूज़ करके, ईमेल करके, इंटरनेट या फ़ोन का यूज़ करके वो कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमारे पास कराती है। इस तरह लेक्चर नंबर 35 है हमारे पास कि यूनियन का मतलब होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय आपस में मिलकर जो कि इत्तेहाद करके वो काम करते हैं, वो अच्छी तरह काम करते हैं। इनके मैं आगे बेनिफिट बताता हूँ। जूनियर ऑब्जेक्टिव के मैं ये आपको बता दूँ कि ये हमारे पास ये होता है कि इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो बिल्कुल इकनॉमिकली वो बिल्कुल ठीक हो जाता है जूनियर ऑब्जेक्टिव की वजह। अगर आपको अभी नहीं समझे, मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा वो किस वजह से होता है। इसके बाद जो कि वो आगे एनहांस करना, उनको आगे मूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो कि यूनियन की वजह से वो आगे एनहांस हो सकते हैं, उनकी जो सैलरी है वो ज़्यादा हो सकती है। ये तमाम चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लुएंस पावर रिलेशन भी उनके पास जो कि ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद वेलफेयर जो कि एडवांस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ग्रोथ होती है वो उनकी जो ग्रोथ है वो अगर कुछ भी चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी जो आगे ग्रो करे, वो आपस में मिलकर हथात करके वो क्या करते हैं कि अपने अच्छे से अच्छा जो वर्क अंजाम देते ताकि हमारी जो कंपनी आगे ग्रो कर सके। पावर का मतलब होता है कि अगर वो एक, आपको भी पता होगा कि जब बहुत सारे लोग आपस में मिल लेते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक पावर आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस हमारे पास है फैक्टर लीडिंग टू एम्प्लॉय यूनिलाइजेशन है। इसमें वर्किंग का इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं स्टफिंग है, पूर वर्किंग कंडीशन की वजह से होता है। कंपेंसेशन हमारा उनको बेनिफिट दिए जाए, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत, ठीक है, उनको इंश्योरेंस दी जाए। ये तमाम चीज़ें जो है कि उनको थोड़ा बहुत
बोनस दिए जाए। ये तमाम चीज़ इसमें मैनेजमेंट स्टाइल है, उनको डिसीजन जो मेकिंग करने में के लिए जो कि आर्बिट्रेरी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जैसा यूज़ ऑफ उनको फेयर चाहिए, लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटमेंट है, ये तमाम चीज़ें आ सकती है। इसके अंदर जो पुलिस वगैरह जो डिसिप्लिन वगैरह बनाए जाते हैं किसी हरासमेंट के अबाउट या अब्यूजिव ट्रीटमेंट या नॉट रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट के अबाउट। अच्छा, वाई एम्प्लाई ज्वाइन यूनियंस, ठीक है, ये तमाम चीज़ मैं आपको दूँगा, आपको ये पूरे लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब बहुत सारे एम्प्लॉय जो आपस में मिलकर हाथ का लेते हैं, अगर आप वो चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो ग्रो ही कर रही है लेकिन हमारी जो वेजेस हैं वो आगे ये इंक्रीमेंट नहीं हो रही, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में हाथ करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन बात नहीं बनती फिर आपस में यूनाइटेड होकर, ठीक है, आपस में मिलकर वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप हमारी जो है वेजेस या सैलरी जो है कि आप इंक्रीज़ करें। फिर वो मजबूरन जो है कि उनको करनी पड़ती है। ये फ़ायदा होता है यूनियन का। अब हमारे पास डिससेटिस्फेक्शन विद मैनेजमेंट वो ये है कि अगर वो नहीं मानते तो वो क्या करते हैं कि आपस में मिलकर हाथ करते हैं, फिर उन स्ट्राइक करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन उनकी बात से मानने पड़े। कंपनसेशन उनको बेनिफिट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और उनका मैनेजमेंट एटीट्यूड है वो अच्छा होना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल फेयर होना चाहिए। उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर लीडरशिप है। इसके अंदर ये होता है यूनियन जो अगर उन्हीं यूनियन में से जो आपस में मिलकर स्ट्राइक है, अगर उन्हीं में से कोई एक पर्सन जो है और वो मैनेजर लग जाता है उसको, फिर वो क्या कहते हैं थोड़ी बहुत उनको ये उनको फ़ायदा हो जाता है कि वो चाहते हैं कि वो ये हमारी बात जो मैनेजर है ये ज़रूर सुनेगा, ठीक है, ये थोड़ा बहुत उनको भी फ़ायदा होता है। फोर्स यूनिलाइजेशन है, ये हमारे पास है सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 3 डे का होता है जो या ट्रीटमेंट इनको टर्मिनेट किया जाता है। पीयर प्रेशर का मतलब है वो जो प्रेशराइज करते हैं कि वो यूनियन एम्प्लॉयमेंट जो मेंबर जो ग्रुप में पार्टिसिपेट करें ताकि वो अपनी डिमांड को फुलफ़िल कर सकें। ये हमारे पास है यूनियन ह्यूमन रिसोर्स HRM की जो है इम्पैक्ट, यूनियन स्टाफिंग है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट है, कंपनसेशन है, एम्प्लॉय रिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का है कि इसमें अगर उन्हें अपनी सैलरी इंक्रीज़ करवानी है तो वो क्या करते हैं कि वो एक टीम बना लेते हैं या एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके बिटवीन जो एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनको मजबूरन करनी पाए। अगर वो नहीं करते, वो स्ट्राइक करते, फिर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको उनकी बात या डिमांड को फुलफ़िल करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें इसके अबाउट जो मैंने आपको प्रिपेयरिंग फॉर नेगोटिएशन क्या होता है, मैंडेटरी बार्गेनिंग इशू है, मैंडेटरी जो मस्ट करना होता है, प्रीमिसिव जो बार्गेनिंग इशू होगा, प्रोहिबिटिव बार्गेनिंग इशू, ये तमाम चीज़ें। बार्गेनिंग इशू होता है कि वो आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन है लेबर के बिटवीन जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन है। मैनेजमेंट राइट, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे उनको यहाँ पे उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एम्प्लॉय रखने 1 साल के लिए 6 माह के लिए जितने भी कर रखे उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट जो कि वहाँ मेंशन किया जाता है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें आने पड़े इतनी मुश्किल नहीं है। कंपनसेशन और बेनिफिट क्या होता है, वेजेस रेट स्केड्यूल, इनके अंदर जो वेजेस या होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एक स्केड्यूल के तहत वो जिस तरह हर ईयर जो उनकी 10% हमने वेजेस बढ़ानी है या 50% बढ़ानी है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये कॉला का ये आपने याद रखना है एप्लीकेशन एज MCQs। ओवर टाइम प्रीमियम पे अगर वो एक्स्ट्रा जो कि टाइम लगाते हैं उनको पे देनी चाहिए। जो री पे होता है ख़ास काम करने पर भी उनको जो है कि हम उनको पे करते हैं, ये हमारे पास होता है, ये कहलाता है। ले ऑफ का मतलब होता है उनको अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, वो अगर उनकी कंडीशन पुअर है, ठीक है, वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, हम क्या करते हैं कि कुछ एम्प्लॉय को जो ले ऑफ कर देते हैं। हॉलीडे वेकेशन का आपको इन दोनों का पता है। फैमिली केयर का मतलब है अगर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी फैमिली की को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, उनको कंपनसेशन देनी चाहिए, उनके हेल्थ के अबाउट उनको इंश्योरेंस देनी चाहिए कि वो अपनी फैमिली का इलाज भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करवा सकें फ्री ऑफ। ग्रीवेंस प्रोसीजर का मतलब होता है अगर वो डिससेटिस्फाई होते हैं तो वो क्या करते हैं, इसके अंदर ऑक्यूपाई करते हैं, ये हमारे पास कराता है। उसके बाद निगोशिएशन द एग्रीमेंट, और ये आपने पढ़ लेना है। बैच हेड डिमांड्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन आप उनकी तमाम जो डिमांड है अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती तो उसे हम क्या कहते हैं, अभी हेड डिमांड कहते हैं, ये आप चीज़ याद रखनी है। थर्ड इंटरवेंशन है मेडिएशन होता है कि थर्ड पर्सन इनके अंदर इन्वॉल्व होता है, फिर वो क्या कहते हैं आपस में जो कन्फ्लिक्ट वाला जो भी ख़त्म करने के लिए हम क्या कहते हैं थर्ड पर्सन को जो कि बुला लेते हैं, वो उनके बिटवीन जितनी भी डिमांड होती है वो उनका डिसीजन करता है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि फ़ाइटिंग जो को ख़त्म करने के लिए हम क्या कहते हैं कि इम्पार्शली थर्ड पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वो प्रॉब्लम को तमाम को हैंडल करता है और उसको समझता है। सोर्स ऑफ मेडिएटर एंड आर्बिट्रेटर्स का मतलब है FMC जो है हमारे पास जो है कि ये हमारे पास फेडरल मेडिएशन एंड कंसलिएशन सर्विस है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जो प्रॉब्लम होता है वो क्या कहते हैं कि वहाँ से थर्ड पर्सन जो है कि मंगवा लेते हैं, वो वहाँ से जो है कि आता है, फिर वो क्या कहता है इनकी तमाम जो डिसीजन होते हैं उनको को फुलफ़िल करता है, उनके अंदर डिसीजन वगैरह जो है कि वो करता है। इसके अंदर स्ट्राइक्स होगी, बाइकआउट। अगर स्ट्राइक है तो आपको पता है कि अगर क्या स्ट्राइक का मतलब है कि अगर उनको
जो है कि उनकी बात मानी नहीं जाती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो अप्लाई कर रहे हैं वो उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता, वो आपस में क्या करते हैं कि स्ट्राइक करते हैं, फिर उनकी बात को वो प्रेशर राइज करते हैं, वो उनकी डिमांड को मानते हैं। बाइकाट का तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ है अगर मेन की जिस तरह आपने देखा होगा कि सेकेंडरी बाइकाट अगर कोई भी चीज़ है वो क्या करते हैं, अगर वो एक्सपेंसिव हो जाती है या किसी भी कंट्री से जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं उनका बाइकाट कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं लेनी, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं बाइकाट करते हैं। ये तो आप फैमिलियर होंगे इससे क्या मतलब है। जिस तरह हमारे अक्सर औक़ात पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ का बाइकाट कर लेते हैं, हमने ये चीज़ नहीं ख़रीदनी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर ओवरफ्लोइंग नेगोटिएशन, अच्छा इसको नेगोटिएशन को ब्रेक डाउन करने के लिए ओवरकम स्ट्रेटजी मैनेजमेंट क्या है, तो ये इसके अंदर नेगोटिएशन ब्रेक डाउन को ख़त्म की इसमें अंदर किया जाता है। रेटिफाइंग द एग्रीमेंट है, इसका एग्रीमेंट को रीड किया जाता है, फिर उसको एप्लीकेशन की जाती है, चेंजेस वगैरह की जाती है, या फिर अच्छी तरह देखा जाता है, दैन उसको अप्रूव किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट है, इसमें अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 माह का होता है, एक ही होता है एग्रीमेंट में हर चीज़ इसके अंदर जो है कि एलेबरेट की जाती है, लिखी जाती है। ग्रीवेंस हैंडलिंग अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट है, ग्रीवेंस प्रोसीजर का मतलब होता है वो अपने बैरियर में थिंक करते हैं कि हमारे साथ जो कि नाइंसाफ़ी हो रही है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है थर्ड पार्टी को इसको हायर किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करवाने के लिए। प्रूफ एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस वाज नीडेड, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो है प्रूफ चाहिए होते हैं, अगर जो कि डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो वर्क सही नहीं होगा, ठीक है। वीकनेस ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी वीक है तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म कर पाएगी, ठीक है। ये चीज़ इसके अबाउट लिखा हुआ है, ये चीज़ आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 36 से मूव करें। कॉन्फ्लिक्ट का वही मतलब है कि अगर वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या कहते हैं कि थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, वो क्या कहता है इनकी तमाम दोनों पार्टीज़ के जो उनकी पहले वो उनकी बातें सुनता है, ठीक है, उनकी जितनी भी जो डिमांड उनको सुन के उसके बाद एक डिसीजन लेता है जो उनके लिए भी ठीक हो। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब वो ये मैंने आपको एलेबोरेट कर चुका हूँ। उसके बाद ट्रांजिशन इन कॉन्फ्लिक्ट थ्रू, कॉन्फ्लिक्ट जो कि बैड होता है जो कि मस्ट भी इनसे अवॉइड करना चाहिए। इंटरेक्शन व्यू के अंदर जो होता है कि प्रॉब्लम को अनाउंस किया जाए, सॉल्व करने के लिए उनको अनाउंस किया जाए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन है, कॉन्फ्लिक्ट जो कि नेचुरल होना चाहिए और मस्ट और बेटर आइडिया के साथ जो कि कर होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट गुड और बेटर ये क्यों होता है, अगर अच्छे हैं तो वो क्यों है, बैड है वो क्यों, ये तो आप बेहतर आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि हाउ कैन कॉन्फ्लिक्ट प्रूव इफेक्टिवनेस, तो ये आपने देख लेना कि हमने इसको किस तरह इफेक्टिव बनाना है। टाइप्स या लेवल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये चीज़ आपको मैं आप बताते हो। इंटर ग्रुप के अंदर जो कि ये दो ग्रुप्स के दरमियान जो कि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो होता है उसके अंदर जो ऑक्यूपाई करता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो पार्टीज़ के बिटवीन जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है वो हमारे पास क्या कराता है इंटरनल पर, जो कंपनी या दो पार्टीज़ के दरमियान जो है हमारे पास होता है। इंट्रा ग्रुप्स होता है जो एक वर्ड के इनसाइड जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है वो इंट्रा ग्रुप कराता है। इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है एक इंडिविजुअल के इनसाइड हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसे हम क्या कहेंगे, जो एक सिर्फ एक ही सिंपल पर्सन के बिटवीन हो रहा है उसे हम कहेंगे कि ये इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। इस बार टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितनी किस्म होती है। एक टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमें जो टास्क दिया जाता है उसके अबाउट जो होता है कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है व्हेन इट इज़ गेटिंग पर्सनल, जब आ जाता है। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि हाउ डज इट नीड टू बी डन, ठीक है, इसको किस तरह हमने को डन करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल का मतलब है कि अपने अबाउट काम थिंकिंग, हमें इसके अंदर अपने अबाउट काम थिंकिंग करनी चाहिए, दूसरे के अबाउट ज़्यादा थिंकिंग करनी चाहिए। अवॉइडिंग स्टाइल का अपने अबाउट हमें नहीं थिंक करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद आके द इंटेग्रेटिव स्टाइल का मतलब जस्ट अपने अबाउट हमें इसके अंदर थिंक करते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल। द डोमिनेटिंग स्टाइल का मतलब है लोकल के अबाउट जो कंसर्न करना, अपने अबाउट ज़्यादा हम थिंक करते हैं, बेस्ट ये चीज़ होगी, आपके पास टाइम कम होगा तो ये चीज़। कंप्रोमाइजिंग स्टाइल का मतलब इक्वल पावर है, क्विक जो कि सोल्यूशन, अगर आपके पास पावर है तो आपको जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा स्टाइल को, तो ये तमाम। मैनेजर वे टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एक वो बिहेवियर के ज़रिए का, सेकंड अप्रोच उसके वो देखेगा कि जो बिहेवियर का मतलब होता है वो देखता है कि किसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो कि ये अकर हुआ है। सेकंड के अंदर एटीट्यूड अप्रोच है, कॉन्फ्लिक्ट के को जो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो कि नोट किया जाता है, फिर स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इसमें पीपल कौन से थे, उनके इमोशनल क्या हैं, बिलीफ्स क्या हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ये तमाम चीज़ इसके अंदर। कॉन्फ्लिक्ट नेगोटिएशन का मतलब है, नेगोटिएशन का मतलब है दो पार्टीज़ के, अगर दो पार्टीज़ हैं उनका एक ही एग्रीमेंट पे साइन करती हैं एंड कोई भी गुड्स या सर्विस वगैरह जो एक्सचेंज करने के लिए वो हमारे पास नेगोटिएशन कहलाता है। उसके बाद ये मैंडेटरी बारगेनिंग इशू है। बारगेनिंग का तो आपको पता है, कोई भी चीज़ लेनी है तो हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ 1000 का हम बारगेनिंग करके उसको 600 में ले लेते हैं। परमिसिव बार्गेनिंग इशू को मतलब होता है जो किसी भी परमिसिव जो किसी को परमिशन देते हैं उसमें जो कि प्लीज़ या पोलाइट का वर्ड हम यूज़ करके वो काम करवा सकते हैं। प्रोहिबिटिव बार्गेनिंग इशू मतलब है कि इसके अंदर ये आ जाता है मैं आपसे बात नहीं करता, आई कांट टॉक टू यू, ठीक है, ये इसमें बिल्कुल मना किया जाता है।
इसके अंदर हमारे पास फिगर ये तमाम चीज़ें आगे पढ़ लेनी है। उसके बाद हमारे पास कॉमन मिस्टेक व्हेन नेगोशिएशन इंक्लूड, ठीक है। इसके अंदर जो कि पाई को कंसेप्चुअलाइजेशन, जिसमें कंसेप्चुअलाइज किया जाता है, वो एक पाई की तरह है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, मीन की एक कांस्टेंट रहती है। ऑलवेज वो क्या कहती है कि जो पाई होता है वो क्या कहते हैं बिग पीस उनको मिल जाता है। इस चीज़ अगर माइंड में हम रखते हैं कि ये मिस्टेक हमारे पास है, बिग पाई नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद विनर जो कि कार्व जितनी चाहता है वो क्या कहता है को ले सकता है, या बाई मिस्टेक जो हमारे पास कॉन्फिडेंस जब आ जाए तो ये भी मिस्टेक आ जाती है। मीनिंग टू द पॉइंट आपने ये क्या रखना है कि जो हमारे पास पाई है वो उनको कंसेप्चुलाइज किया जाता है, वो एक पाई की तरह जिसकी वैल्यू कभी ना चेंज होती है, बिल्कुल वो एक ही कांस्टेंट के अंदर जो रहती है, ठीक है। और जो पार्टी होती है वो बिगेस्ट पीस जो कि वो क्या कहते हैं, हर पार्टी वो ये चाहती है कि मुझे बिगेस्ट पीस जो है कि वो चाहिए। उनकी जो आउटकम है वो ऑफन जो है कि कंसेप्चुलाइजेशन एज ए पाई के तौर पर यूज़ की जाती है। इसके बाद हमारे पास पावर क्या होती है, अगर किसी को हम अगर जिस मैनेजर उसके पास पावर होती है वो किसी भी एम्प्लॉय के साथ जो कि काम ले सकता है, उसके साथ फेयर कर सकता है, ठीक है, उनके ऊपर जो ऑर्डर दे सकता है, वो हमारे पास पावर होती है। इसके बाद हमारे पास सोर्स ऑफ पावर कितनी है, लेजिटिमेट पावर। अगर कोई मैनेजर है वो अपनी डेजिग्नेशन के तहत ही वो क्या कर सकता है, ऑर्डर डिसीजन कर सकता है। ऑर्डर रिवार्ड पावर का मतलब है कि रिवार्ड पावर बेस्ड ऑन पर्सन एक्सेस टू रिवार्ड उनके बाउंड्री दिए जाते हैं। कुरेसिव पावर का मतलब है हाई लेवल पर्सन वो लो लेवल पर्सन को क्या कर सकते हैं, वो जो कि पनिशमेंट दे सकते हैं। एक्सपर्ट पावर का मतलब पर्सन के पास स्किल है, एक्सपीरियंस है कि वो उसके ऊपर रिलाई करता है। डिफरेंट पावर का मतलब होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी तरह भी अटैक कर मीन कि एक पर्सन दूसरे पर्सन किसी भी तरह वो एक दूसरे को आपस में अटैक कर सकती है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने पावर को देख लेने क्या होते हैं। पावर करप्शन का मतलब है कि पावर जो होती है अगर वो उसका सही यूज़ नहीं करते तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, पावर करप्शन आ जाती है। इसके बाद हमारे पास रिलेशन है, एम्प्लॉयड मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या करने की जब वर्ल्ड डिफाइन इसके गोल है तो ये रिलेशनल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। उसके बाद पोलिटिकल टैक्टिक्स है, इसे 4 हमारे पास टाइप्स होती हैं। बिल्डिंग रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं थ्रू जो कि कोलियन, उसके बाद अलायंस नेटवर्क एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट लिंकेज के ज़रिए। उसके बाद कंट्रोलिंग रिसोर्स है, रिसोर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है। लेक्चर नंबर 38 है, यहाँ पे एम्प्लॉय राइट्स। एम्प्लॉय के राइट्स का मतलब होता है कि हर एम्प्लॉय को ये राइट दिए जाते हैं कि वो अपने अपने आप को जो कि किसी सोशल के ज़रिए या किसी लॉ के ज़रिए अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एम्प्लॉय का ये भी राइट्स होता है कि अगर उनके साथ कोई ज़्यादती वगैरह हो रही है वो क्या कर सकते हैं, आपस में यूनियन करके आपस में इत्तेहाद करके वो क्या कर सकते हैं, अपने अबाउट जो है कि वो अपनी पर्सनली जो है कि स्टैंड ले सकते हैं कि ये हमारे साथ जाती है, ये इस तरह। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन ला है कि किसी में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बिलीफ, डिफरेंट कंट्री के लोग बिलोंग करते हैं। हम क्या करना चाहिए, उनको जो कंट्रोल करना मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर पर्सन जो एक दूसरे के ऊपर, उसकी रिलीजन के ऊपर, ठीक है, उसके बाद उसकी रेस के ऊपर, उसकी एज, उसके कलर के ऊपर एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। मिनिमम वेज लेजिस्लेशन है, ये क्या होती है, लेबर जो लॉज वगैरह जो है वहाँ पे जो है कि मेंशन की जाते हैं इसके इनकी मिनिमम वेजेस। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम जो है कि राउंड अबाउट मिनिमम वेजेस सिलेक्ट की गई हैं कि 30,000 से काम कोई भी वेजेस नहीं ले सकता, आम जो भी है। अब हमारे पास है स्टेटोरिटी राइट्स है हमारे पास, ये आपने पढ़ लेनी, ये हमारे पास 1 2 3 हैं। इसके बाद हमारे पास ये 3 है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ इस पूरे जो हमारे पैराग्राफ को पढ़ने से यही बेहतर है। फर्स्ट हमारे पास है, अच्छा इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट पर स्टैट्यूटरी राइट्स है, प्रोटेक्शन फ्रॉम। इसके अंदर ये होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनके जो वर्किंग होते हैं वो सेफ कंडीशन में होनी चाहिए, और उनको जो कि राइट्स जो कि यूनियन के बोर्ड्स को राइट्स दिए जाए। ये होगा। अब हमारे पास है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जो कि कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, और यूनियन को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, और एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी वगैरह जो बनाई जाती हैं। इस अदर राइट्स होते हैं, एथिकल ट्रीटमेंट उनको दिए जाता है, मीन उनके जो कि बिहेवियर के अबाउट होता है, कि उनके एटीट्यूड के अबाउट होता है। प्राइवेसी की लिमिट वहाँ पे होती है, फ्री स्पीच होता है, लिमिट इसमें दी जाती है कि आप जो कि फ्रीली जो कि बात कर सकते हैं ओपनली। मैनेजमेंट राइट्स हैं, बिजनेस को अच्छी तरह अगर वो रन कर रहे हैं, वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो ये कराएगा। एम्प्लॉयमेंट जो कि एम्प्लॉयमेंट एंड विल, ये मैं आपको बता देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट हैव द राइट्स टू हायर, फायर, डिमोट और प्रमोट whomever दे चूज़ unless there is a law or contract। मीन कि ये है कि एम्प्लॉई एट विल का मतलब होता है कि वो अगर मीन के एम्प्लॉई जो हैं
अगर वो अच्छी तरह काम करते हैं तो उनकी विलनेस होती है कि हम जो अपनी जो कंपनी है उसको ग्रो करना है तो वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये 90 ये आपने एज एमसीक्यूज जो मैंने ये हाईलाइट किया, ये एज एमसीक्यूज आपने पढ़ लेना है कि इनका मतलब क्या है। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉय जो अगर अच्छी तरह काम नहीं कर रहा तो उसे को पहले नोटिफाई किया जाता है। अगर फिर भी वो बाज नहीं आ रहा तो वो क्या करते हैं कि वो उसे वहाँ से आउट कर देते हैं। डिसिप्लिन एम्प्लॉइज़ का ये होता है कि बिहेवियर को चेंजेस करने के लिए डिसिप्लिन वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपना बिहेवियर करेक्ट करें, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव ये आप में आ सकता है कि कौन सा बिहेवियर है जिसमें मैनेजमेंट अलाउ करती है कि वो अपना बिहेवियर जो है कि करेक्ट करे, वो हमारे पास होता है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन के अंदर। पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब है कि उनको इनकरेज किया जाता है कि वो नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह वो अपना बिहेवियर शो करवाएं। डिसिप्लिन का मैंने आपको डिसिप्लिन जो रिकमेंडेशन होता है अप्लाई की, ये सिस्टम आप प्रोग्रेसिव पेनल्टीज़ या पनिशमेंट देने से पहले उनको पहले क्या कहते हैं वार्निंग दी जाती है। अगर वो फिर भी नहीं बाज आते फिर उनको क्या किया जाता है, उनको जो है कि आउट किया जाता है या उनको पनिशमेंट दी जाती है। इसके बाद हमारे पास फैक्टर ऑफ कंसिडर वाइन डिसिप्लिन के अंदर है सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम है। उसके अंदर हमारे पास उनकी जो कि डिसनेस्टी या यूजली की वजह से उनको जो है कि प्रॉब्लम सीरियसनेस हो जाता है, मीन कि उनको पनिशमेंट दी जाती है। ड्यूरेशन ऑफ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए आई है, कितनी ड्यूरेशन के लिए वो रहेगी। फ्रीक्वेंसी या नेचर ऑफ प्रॉब्लम, मीन कि प्रॉब्लम बिग है या स्मॉल है। इसके अंदर एक्सटेंशन फैक्टर का मतलब होता है सिचुएशन को अच्छी तरह उससे फिगर आउट किया जाता है, फिर उससे डिसीजन लिए जाते हैं। ये तमाम चीज़ इसके अंदर आ रही हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस लाइक है, एब्सेंस जो कि उनकी एब्सेंटीज वगैरह होती हैं, वर्क परफॉर्मेंस है, ठीक है। हमारे पास ये सवाल है कि हमारे पास जो वायलेंस जो ब्रेक और जो कि तोड़ते हैं, ठीक है, जो रूल एंड रेगुलेशन को जो कि ब्रेक करते हैं, उनके 4 पॉइंट्स हैं। अटेंडेंस लाइक अटेंडेंस के हमारे वो एब्सेंटीज वगैरह करते हैं, किसी की परमिशन के बगैर ही वो छुट्टी कर लेते हैं। वर्क परफॉर्मेंस का अगर वो अच्छी तरह वर्क नहीं करते उनको के अबाउट है। डिसऑनेस्टी का मतलब है अगर वो अपने काम से मीन के डिसऑनेस्ट हैं, वो अच्छी तरह वर्क नहीं करते, वो मीन के अपने वर्क को पसंद ही नहीं करते, वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑन दी अदर जॉब बिहेव लाइक वो क्या करते हैं कि केयरलेस हो जाते हैं, वर्क मीन 11 वक्त सोना, जॉब के टाइम भी सोना, उसके बाद वीपन्स होगा, थ्रेटनिंग लैंग्वेज का यूज़ करना, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करना, ये तमाम आती हैं। अब हमारे पास डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस हैं। इसके अंदर लास्ट स्टेप में जो पनिश, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बताया जाता है, फिर एट दी एंड जो कि उनको जो कि पनिशमेंट दी जाती है। फिर सेकंड के अंदर है कि वर्बल मीन के उनको जो वर्बली जो कि उनको या रिटन वार्निंग दी जाती है कि आपको ये लास्ट वार्निंग अगर आपने ऐसे किया तो आपको आउट किया जाएगा, किक ऑफ किया जाएगा। फॉलो द हॉट स्टॉप रूल के अबाउट ये कि जब वार्निंग दी जाती है तो ये भी हॉट स्टॉप की तरह यह है कि अगेन ये काम आपने नहीं करना, इस तरह आपने जो है कि बिहेव नहीं करना, आपने अपने बिहेव को अच्छी तरह जो है कि शो करवाना है। इसके बाद ये प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन को मैं आपको बता दिया, वर्बल नॉन वर्बल रिटर्न भी उनको दिया जाता है, उसके बाद उनको सस्पेंस किया जाता है, ठीक है, ले ऑफ किया जाता है। उसके बाद डिसमिशन का मतलब है उनको कंपनी से किक आउट किया जाता है, निकाला जाता है। एम्प्लॉय सेपरेशन मतलब एम्प्लॉय सेपरेशन का मतलब है कि इज़ अ सिचुएशन व्हेन द सर्विस एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉय विद हिज कम्स टू एंड एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्ट्रैक्ट जब उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है आपका ख़त्म होने पर उनको क्या किया जाता है कि उनको जो कि उनको जाना पड़ता है। कास्ट ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन है, ये रिक्रूटमेंट है, उसके बाद सिलेक्शन कास्ट है, ट्रेनिंग कास्ट, सेपरेशन का, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। वॉलंटरी सेपरेशन मतलब है कि उनको नोटिफाई क्विट्स मतलब है उनको नोटिफाई किया जाता है अपने एम्प्लॉय को पहले, फिर उनको रिटायरमेंट दी जाती है। इनवॉलंटरी सेपरेशन मतलब है कि उनको क्या डिस्चार्ज किया जाता है, उनको टर्मिनेट किया जाता है। ले ऑफ का मतलब है कि उनको कंपनी से कुछ ले देकर फंड देकर उनको क्या कर दिया निकाला जाता है। डाउन साइजिंग राइट साइड मतलब एम्प्लॉयमेंट काम कर देने, उनको कम से कम हमने कर देना है। इसके बाद आउट प्लेसमेंट का मतलब है कि सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की जाती है, पर्सन हायर किए जाते हैं, उनको इमोशन स्ट्रेस वगैरह से हमें क्या करना होता है कि निकाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह जो कि परफॉर्मेंस शो कर सके। गोल्स ऑफ आउट प्लेसमेंट मतलब ये मैं आपको बता चुका ऊपर, उनको ज़्यादा जो कि प्लेस बनाई जाती है ताकि जो उनको कुछ स्ट्रेस है या कुछ भी उनको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो उनको क्या कीजिए मोटिवेट किया लीड किया जा सके। ये हमारे पास उनकी प्रॉब्लम को कम से कम किया जा सके, उनकी जो हमारे पास सेपरेट एम्प्लॉई हैं उनकी जो कि लिटिगेशन को जो मिनिमाइज़ किया जा सके, उनके सिस्टम वगैरह की जा सके, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और फिर सर्विस के अंदर इमोशन सपोर्ट होती है, जॉब सर्च जो कि सिस्टम होती है, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। लेक्चर नंबर 40 के अंदर है कि लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं। मीन के जो लीडर वो होता है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उसको लीड करना, मोटिवेट करना, वो लीडर का काम होता है।
फाउंडेशन की इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि उसके अंदर विजडम होता है, करेज होती है, कॉन्फिडेंस होता है, पैशन होता है। उसके बाद उनके अंदर और मैनी जो करैक्टरिस्टिक्स ऑक्यूपाई करते वो हमारे पास लीडर कहलाता है। और ये हमारे पास लीडर बिहेवियर है, उसका किस तरह वो उसका जो जो बिहेवियर होता है बिल्कुल वो पोलाइटली टॉक करता है, अच्छी तरह बोलता है, ठीक है। और वो ये तमाम चीज़ें उस लीडर के अंदर जो आती हैं। सिचुएशन थ्योरीज ऑफ लीडरशिप का मतलब सिचुएशन फेयर हो या ना हो, लीडर को बहुत सिचुएशन में एक्ट करना होता है और डिसीजन करना होता है, ठीक है। वो बिल्कुल अगर सिचुएशन अच्छी है या नहीं है, ठीक है, अगर वो चाहे वो गुस्से में है या क्या गुस्से में नहीं है, वो क्या कहता है कि वो बिल्कुल पोलाइटली जो है कि टॉक करेगा, वो डिसीजन लेगा। वो ये नहीं है कि वो एक जज्बात में आकर वो जो कि वो डिसीजन ले ले। पाथ गो लीडरशिप थ्योरी का मतलब है कि जो पर्सन हायर किया जाता है उन्हें उसको मोटिवेशन भी दी जाती है। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी का मतलब है कि डिफरेंट कैटेगरी या कॉस्ट के पर्सन को डिफरेंट वे से हम डील किया जाता है। LMX स्टैंड फॉर लीडर मेंबर एक्सचेंज, ठीक है, ये आपने याद रखा। सिचुएशन लीडरशिप की मॉडल क्या है कि व्रोम जागो यटन मॉडल के मुताबिक है, लीडर को पहले एनालिसिस किया जाता है, फिर उसको बाद डिसीजन लिया जाता है। हम एनालिसिस करते हैं क्या ये लीडरशिप के लिए जो है कि इस काबिल है या नहीं है। पावर एंड लीडरशिप का मतलब है इसके पास पावर ज़्यादा होती है, इंपॉर्टेंस को ज़्यादा दिया जाता है। बिकमिंग अ लीडर, किसी भी लीडर को बनने के लिए उसके अबाउट थिंक किया जाता है, क्या वो दूसरे के अबाउट सोचता है कि नहीं सोचता। डेवलप जो जजमेंट है कि इम्प्रूव करने के लिए उनको डिसीजन नॉलेज स्किल को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि अच्छी तरह वो जज का काम कर सकें। डेवलप जो अदर लीडरशिप ट्रेड्स है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, स्किल उसके इम्पोर्टेंस उसके अंदर स्किल को इम्प्रूव किया जाता है, अपने अंदर लीडर की क्वालिटीज़ की को भी देखा जाता है। स्टार्ट टू बिल्ड जो पावर बिल्ड करके अपने अंदर जो कि लीडर मीन के बनाया जाता है। लीडर जो है वो की तरह जो है कि अंदर लीडर बन जाता है पावर बना के। और भाई अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट है, अगर एम्प्लॉई को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप ट्रस्ट नहीं है तो आप एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते कभी भी। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर 41, ये तमाम जो कि लेक्चर जो कंप्राइज है हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के ऊपर, ये मैं आपको जस्ट टू द पॉइंट आपको एलैबोरेट करता जा रहा हूँ। ये हमने पढ़ चुके हैं कि प्लान्स क्या होते हैं, सिमुलेशन क्या होते हैं, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, ले ऑफ का मतलब होता है हम उनको जो है कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है जिसके तहत उनको जो है कि उनको बताया जाता है आप ये काम करें। ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसके लिए जो कि रिकॉर्ड वगैरह जो होते हैं वो एनालिसिस किए जाते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है। जॉब एनालिसिस मतलब उनको सबसे पहले जॉब से पहले एनालिसिस क्या ये इस जॉब के लिए जो है कि काबिल है करें। स्पेसिफिकेशन मतलब उनकी क्वालिफिकेशन मेंशन की जाती है इसके अंदर कि आप इतनी क्वालिफिकेशन होगी तो आपको हायर किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन मतलब है कि इसमें टर्म एंड कंडीशन बताई जाती हैं जो एम्प्लॉई होते हैं न्यू। जॉब एवेल्यूएशन है, जॉब आइडेंटिफिकेशन है, उसके अबाउट जो सैलरी होगा, टाइटल वगैरह, फैसिलिटी के अबाउट उनको बताया जाता है। जॉब समरी के अंदर हम टू द पॉइंट इनको बताया जाता है कि आपने ये काम करें, ये रिक्रूटमेंट का न्यू एम्प्लॉई इसमें हायर की जो इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स मतलब इनसाइड जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड ही जो एम्प्लॉई को प्रमोट किया जाता है। जॉब एवेल्यूएशन वाला जॉब को अचीवमेंट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की कोई भी एम्प्लॉई जो कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसको जो कि रेडियो के ज़रिए, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इंडस्ट्री पब्लिकेशन एंड इंटरनेट के ज़रिए उनको जो कि लोगों के अंदर जो कि अवेयरनेस करवाया जाता है। जायल रेशो मतलब इसको ये हमें बताता है कि हमें कितने जो एम्प्लॉई हैं वो चाहिए। वैलिडिटी का मतलब है कि क्या ये चीज़ हमारे लिए वैलिड है कि नहीं है। ये तमाम स्नैप जजमेंट मतलब इंटरव्यू में पूरी बात सुनने बगैर ही हम जस्ट ये मीन के उसका एक समरी के अंदर या उसके कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि हाँ ये पर्सन ऐसा ये ऐसा हम जज कर लेते हैं। आउटसोर्स मतलब आउटसाइड पर्सन चूज़ करते हैं। कंटीजेंट वर्कर होते हैं कि पार्ट टाइम या टेम्पररी जो वर्क है वो हमारे पास खिलाता है। इंटर्नशिप है वो आपको पता है कि 6 माह 2 माह 4 माह या 6 माह के लिए जो करवाई जाती है। रिक्रूटमेंट वो ये कि न्यू अप्लाई हायर किए जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा पर्सन जो है कि ये बेस्ट है, किसी पास स्किल है, किसी पास एक्सपीरियंस है। एप्लीकेशन बैंक का मतलब है कि फार्मेट कार्ड रखा जाता है हर एम्प्लॉयमेंट का। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ऑल टर्म एंड कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जाए। ऑब्जेक्टिव है ये तमाम ये सेम रिजल्ट जो कि गेट कीजिए। नॉर्म्स है, रिलायबिलिटी है मीन के उनका जो रिलायबल होना चाहिए। सोशलाइजेशन है ये आपने पढ़ा इन ऑर्डर टू रिड्यूस जो सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि एंग्जाइटी को जो कि काम से काम करना है ताकि हमारे पास जो कि न्यू एम्प्लॉयमेंट का जो एक्सपीरियंस आ सके, अच्छा हो सके। ट्रेनिंग है उनको मोटिवेट किया जाए। कॉर्पोरेट कल्चर है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 42 ये हमारे पास लेसन कंप्राइज है 22 से 26 है जो मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ। ट्रेनिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है अगर उनके पास कुछ स्किल नहीं है या उनका एक्सपीरियंस नहीं है। टास्क उनके अबाउट जो कि एनालिसिस किया जाता है उनको ये टास्क देना है, ये देना है। परफॉर्मेंस उनके अबाउट यूनिक या इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के का एनालिसिस किया जाता है कि कौन कौन अच्छी तरह वर्क का कौन नहीं। OJT है ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। उसी जॉब पे काम करें जो आपको जिस काम को सिलेक्ट किया कोई और आप वर्क ना करें।
वेस्टिबुलेट और स्टिमुलेट है, उसके बाद कोचिंग है, मॉनिटरिंग उनको किया जाता है कि वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं नहीं। एक्शन लर्निंग है, उसके बाद केस स्टडी मैथड, केस स्टडी का मतलब है आर प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है और उनको रिजॉल्व किया जाता है। बिजनेस गेम्स का मतलब है कि जो टीम मैनेजर होते हैं वो कंप्लीट करते हैं कि दूसरे मैनेजर के साथ बिहेवियर मॉडलिंग है, उनका बिहेवियर किस तरह है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्किल को लर्न कर रहे हैं या नहीं। ट्रेनिंग उनको मोटिवेट करना। HRD का मैं आपको बता, जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जॉब रोटेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड जितनी एम्प्लॉयमेंट है जो भी है वो क्या करते हैं कि वो अपने अपने जो कि डिसीजन वगैरह देते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट इस तरह फिर उसको प्रमोट किया जाता है। असिस्टेंट टू पोजीशन है कि दूसरों के मीन का हम जो जब क्या कहते हैं कि दूसरों के को बताते हैं कि वो सक्सेसफुल मैनेजर बन सकता है, कि इनसाइड अपॉर्चुनिटी इनको मिलती हैं, वो तमाम जो बेस्ट वर्क कर सकेगा। जिन्हें जॉब रोटेशन है, वो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करे वो तमाम अपना जो है कि क्लू देते हैं। कैरियर, हमें वो कैरियर चूज़ करें जो फ्यूचर में हमारे लिए बेस्ट हो। कैरियर प्लानिंग है, कोई भी हमने काम करना है कैरियर को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके ऊपर नया से करना, प्लान करना कि ये आगे हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट है। नहीं कैरियर पाथ है, हमें फोकस करना चाहिए। जो पाथ होता है फोकस ऑन पाथ मोबिलिटी के ऊपर। कैरियर डेवलपमेंट है, अगर वो मैनेजर नहीं है बट किसी डिसीजन वगैरह में वो हिस्सा ले सकता है। वही मॉनिटरिंग आ गया है। डुअल कैरियर पाथ है, उसके बाद हमारे पास डुअल कैरियर पाथ का मतलब है कि वो क्या कहता है कि अगर वो फिर भी मैनेजर नहीं लेकिन उसके पास कोई स्किल है, कोई एनालिसिस एक्सपीरियंस है, वो क्या कहता है अपना वो जो है कि वो बता सकता है। परफॉर्मेंस है, उनकी कारकर्दगी देखी जाए, मोटिवेशन लीड किया जाता है। परफॉर्मेंस माने परफॉर्मेंस है। हेलो एरर का मतलब है कि इंटरनली नहीं देख सकते, सूरत हाल को देकर उनको जज किया जाता है। MBO ये आपने पढ़ लेना है। 36 डिग्री फीडबैक मतलब इसको हर तरह से फीडबैक मिलते हैं, सुपरवाइजर से, एम्प्लॉई से, इंटरनल एक्सटर्नल सब फीडबैक जो कि मिलते हैं वो हमारे पास क्या बनते हैं 360 डिग्री फीडबैक। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सबको एक ही दफ़ा जो कि हम जो कि जज कर लेते हैं कि हाँ ये पर्सन का वर्क कर सकते, ये नहीं। जॉब वैल्यूएशन है, ये हमारे पास है 27 से 35 तक है, ये चैप्टर कंप्राइज है। पॉइंट मेथड है, उसको क्लासिफिकेशन मेथड है। क्लासिफिकेशन मेथड के अंदर ये डिफरेंट ग्रुप को क्लासीफाई किया जाता है, उनको ग्रेड दिए जाते हैं, उनको फिर क्या कहते हैं हाई लो ग्रेड दिए जाते हैं। रैंकिंग मेथड मतलब है कि किसी बेस के पे उनको रैंक दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास फास्ट है या लो है। EAP का मतलब एम्प्लॉयमेंट की पर्सनल जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है, क्या EAP में ये हेल्प करता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में वो पॉजिटिव व्यू देते हैं। पनिशमेंट है, अगर वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहे उनको पनिशमेंट दी जाती है। मेरिट पे है, परफॉर्मेंस देकर उनको पे दी जाती है मेरिट के ऊपर। इक्विटी है, मीन कि वो इक्वली फेयरली हमें ट्रीट करना चाहिए। एक्सटर्नल इक्विटी है, एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड एम्प्लॉय जो है उनको वर्कर से ज़्यादा जो है हमें क्या करना चाहिए, उनको पे देनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह वर्क करें। इंटरनल इक्विटी है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड एम्प्लॉय जो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट होते हैं या उनको उसे हम कहेंगे इंटरनल इक्विटी। कंपनसेशन और बेनिफिट दें। जॉब प्राइसिंग है, फ्लेक्सी टाइम है, कैपिटेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट को हेल्थ केयर वगैरह देते हैं। इसमें डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन मतलब है कि अगर कोई डिसेबल है तो हमें उसको भी हायर करनी चाहिए अगर उसके पास स्किल, नॉलेज या डिग्री है तो। ESOP का मतलब है कि ट्रस्ट की बेस पे स्टॉक को शेयर करते हैं। इसमें गेट शेयरिंग का मतलब है कि प्लान दैट आर, इसके अंदर जो कि बाइंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कि प्लान वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं। स्कैन लोन प्लान का मतलब है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो कि इसमें रिवार्ड दिए जाते हैं। टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दे कैन जो कि कांटेक्ट करते हैं वो फैमिली वगैरह से, टेली कम्यूटिंग, ठीक है, उसके ज़रिए टेली कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं इसको। ऑटोनमी का मतलब होता है कि एम्प्लॉय जैसे काम करना चाहता है वो वैसे ही करे, हमें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, वो फ्रीली जो काम कर सकते हैं उनको फ्री हैंड करना चाहिए। पे फॉर परफॉर्मेंस, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसके अबाउट उसकी स्केल, उसके एक्सपीरियंस की बिना पर हमें उनको पे करना चाहिए। एम्पावरमेंट है, उसके बाद ये एक्सटेंशन है। पनिशमेंट है, पॉजिटिव फोर्स, मोटिवेशन, सेफ्टी, हेल्थ स्ट्रेस, या आप बर्नआउट है, वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस आ जाता है वो मैंने बर्नआउट कराता है। अपना से वो कब ये इस तरह टेक्निक जिसमें स्ट्रेस वगैरह को यूज़ किया जाता है। कंसनट्रेट है, वो उनको वर्क के ऊपर कंसनट्रेट करने की डिमांड है। बायो फीडबैक है और ट्रांसीडेंटल मेडिशन, ये दोनों चीज़ें सेम है। स्ट्रेस इन दोनों काम होता है कि जो स्ट्रेस होता है एम्प्लॉयमेंट के अबाउट उनको कम से कम किया जाए। बर्न आउट है, ये कम्युनिकेशन है, नाइस जो फैक्टर वगैरह जो ख़राब कर सकते हैं। एनकोडिंग है, वो जो हम कम्युनिकेशन करते हैं या कोई भी टाइप करता है वो क्या करता है कि हम जब इंग्लिश में टाइप करते हैं वो कंप्यूटर उसको एनकोड करके अपनी लैंग्वेज में 0-1 के फॉर्म में करता है। फीडबैक हर कंपनी के लिए मस्ट होता है। डिकोडिंग है, वो ये हमारी जो लैंग्वेज होती है उसको क्या कहता है नेक्स्ट पर्सन के भेजते हैं तो वो क्या कहता है उस एनकोडिंग को डिकोड करके उस ओरिजिनल हालत में ले आता है। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है। मेडिशन हमारे पास थर्ड पार्टी जो आती हैं वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बाइकाट कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि उसको चीज़ का रिफ्यूज़ कर देते हैं या उस चीज़ का बाइकाट कर हमने नहीं लेनी। आर्बिट्रेशन हमारे पास थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो फाइट को आकर ख़त्म करता है एक फेयरली मेथड से।
इसके बाद हमारे पास है कलेक्शन 44 है। इसके अंदर हमारे पास मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स इंटरनशिप बिजनेस है। इसके चीज़ें जो मैं आपको टू द पॉइंट जो कि एलेबरेट कर देता हूँ क्या मतलब है ये तमाम चीज़ों का। फर्स्ट हमारे पास है डोमेस्टिक है। इसमें जो कि फार्म हैं वो ऑन या एक कंट्री के अंदर होती हैं। उस बाद एक्सपोर्ट का मतलब ऑपरेशन, एक्सपोर्ट ऑपरेशन मतलब है जो फार्म है वो एक्सपेंड करती हैं किसी दूसरी कंट्री के फार्म में। सब्सिडरीज़ का या ज्वाइंट वेंचर फिज़िकली मूव हो रहा है किसी दूसरी कंट्री के अंदर ऑपरेशन करने के लिए। मल्टीनेशनल का मतलब ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपकी फार्म है वो फुल फ्लैज मल्टीनेशनल बन चुकी है कि नहीं दूसरी कंट्री में जाकर। उसके बाद ट्रांसनेशनल ऑपरेशन हमारे पता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट कंट्री में है, वो एक कंट्री में रिसाइकल नहीं कर रही बल्कि वो एक से दूसरी कंट्री, दूसरी थर्ड कंट्री में रन हो रही है। वो हमारे पास क्या कराती हैं कि ये हमारे पास अमेज़न कराती है। ये हमारे पास है इसकी 5 स्टेजेस हैं। ये आपने एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेना है। ये आपके पास एक्सपोर्ट का कार्य होती है फॉरेन एजेंट टू डिस्ट्रीब्यूटर से जो कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना, सेल करना अब्रॉड एक कंट्री दूसरी कंट्री। लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो है कि ओपन होती है उसको जो कि मस्त जो उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है जिस तरह टेलीनॉर यूफोन की फ्रेंचाइजी हर शहर के अंदर जो हर सिटी के अंदर हर जो कि जगह जो है कि उनकी फ्रेंचाइज ओपन हुई होती है। MNC का मतलब मल्टी नेशनल कॉपरेशन है। ग्लोबल कॉपरेशन मतलब है ग्लोबली जो चीज़ें सेल की जाती हैं। उस पर ग्लोबल स्टाफिंग है। टाइप्स ऑफ स्टाफ मेंबर है। इसके अंदर जो कि पर्सन जो कि वो लिव आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, जहाँ पे जो कि हमारे किसी और कंट्री के पीपल किसी और कंट्री में जाकर रहते हैं। HCN हाउस कंट्रीनेशन का मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री में जाकर वर्क करते हैं वो हमारे पास HCN कराते हैं। TCN थर्ड कंट्री का मतलब होता है कि एम्प्लॉय उस कंट्री में वर्क कर रहे हैं जहाँ सिटीज़न भी हैं, वहाँ ही रहते हैं, जॉब करते हैं, वो हमारे पास कराते हैं। TCN का मतलब होता है कि ये हमारे पास कहलाता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सपेट्रिएट कहलाता है कि किसी दूसरी कंट्री में जाकर काम करते हैं। HCN का मतलब होता है एम्प्लॉय में उसी कंट्री में वर्क करते हैं कि जिस कंट्री के सिटीज़न होते हैं वहाँ ही रहते हैं, वहीं जॉब करते हैं। TCN का मतलब होता है कि एक कंट्री वर्क दूसरी कंट्री में कर रहे होते हैं बट ऑर्गेनाइजेशन के क्वार्टर किसी थर्ड कंट्री में मीन के ऑक्यूपाई करते हैं, वहाँ होते हैं। अप्रोचेज ऑफ ग्लोबल स्टाफिंग का मतलब है कि ये हमारा एक्सपर्टीज जो होती हैं उनको फॉरेन पोजीशन पे हायर किया जाता है। उसके बाद पॉली सेंट्रिक स्टाफिंग है। उसके बाद मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हायर करना स्टार्ट कर देती हैं एम्प्लॉयमेंट को। उसके बाद रीजियो सेंट्रिक स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के नियर जो ओरिजिन होते हैं लोग होते हैं उनको जो कि हायर किया जाता है। जियो सेंट्रिक स्टाफिंग का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इन लोगों को हायर किया जाता है एम्प्लॉयमेंट को। उसके बाद ये चीज़ें आने पढ़ लेनी है। उसके बाद चैलेंज ऑफ एक्सपेक्ट्री असाइनमेंट के अंदर ये हमारे पास आ सकती हैं। डिफ़िकल्टी ऑन रिटर्न, अगर वो वापस आते हैं अगर कोई पाकिस्तान का सिटीजन है वो अगर किसी और सऊदीया में अंदर दुबई में या किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर रहता है तो वो अगर वापस आता है तो उसको कौन कौन सी जो कि डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है वापस आन के। अगर ये हमारे पास लैक का रिस्पेक्ट है, उनको को रिस्पेक्ट या स्किल की बुनियाद पर कमी आ सकती है क्योंकि वहाँ का जो स्किल होता है यहाँ पाकिस्तान से डिफरेंट है, उनको स्टेटस कम हो सकता है, उनकी जो प्लानिंग है रिटर्न पोजीशन पूरी हो सकती है, कल्चर जो है उनका जो कि रिजर्व, और ये तमाम चीज़ें उनके अंदर आ सकती हैं। ये हमारे पास इफेक्टिवनेस जो एक्सपर्टीज़ होती है साइन में विद HRM पॉलिसी या प्रैक्टिस के अबाउट हैं कि वो क्या करें, ये HRM पॉलिसी को रीड कर लें और प्रॉब्लम अगर हम वो HRM की पॉलिसी रीड कर देते हैं तो तमाम प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती हैं। सिलेक्शन की, ट्रेनिंग, कैरियर डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन करके ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं। ये अच्छा ये वो 8 चीज़ें हैं जो कि हमारे पास जो ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तमाम चीज़ें उसके ऊपर हैं कि अगर वो वहाँ पे रहते हैं तो क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब वो जाते हैं उनकी जो फैमिली वगैरह क्या होती है उनको लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक है, अगर वो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज जो है कि उर्दू है, अगर वो उनको इंग्लिश नहीं आती वहाँ पे जाते फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या करिए उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवाई जाती है ताकि वो उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें। उसमें हमारे पास है कि कैंडिडेट की फैमिली प्रोफाइल को अच्छी तरह से देखा जाता है, कौन सी कैंडिडेट इफेक्टिवली है ग्लोबली वो दैन उनको चूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है कि जो उनकी टर्म एंड कंडीशन जो ग्लोबली जो कि असाइनमेंट जो क्लियरली जो कि उनको देखा जाता है। उसके बाद हमारे फैमिली को ट्रेनिंग दी जाती है लैंग्वेज वगैरह उसी के कल्चर के अंदर सर्वाइव करने के लिए उनके ईजिली हो। उसके बाद हमारे पास कैरियर प्लानिंग, होम कंट्री के बेनिफिट वगैरह उनको दी जाते हैं। अच्छा जब वो वापस रिटर्न आते हैं तो उनको क्या कहिए जब उसकी फैमिली को रिटर्न आना होता है अपनी कंट्री के अंदर वो क्या करते हैं अपनी कंट्री उसके लिए पुलिस वगैरह बन जाती हैं, उससे अपने कंट्री में काम भी सीख ताकि वो अपनी कंट्री में जाकर वो काम कर सके ताकि उनको कोई डिफ़िकल्टीज़ को फेस न करनी पड़े। हमारे पास ये था लेक्चर नंबर 45 है, लास्ट है स्ट्रेटजी फॉर गेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि
कंपटीटर हमारे पास वो होते हैं कि जब एक जिस तरह हमारे पास एक कश्मीर जो कि घी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, और इसी तरह एक अजवा हो गया, उसके बाद खजूर बनाने वाली, ये क्या कहती हैं आपस के अंदर कम्पिटिटिव है। अगर एक ही प्राइस ज़्यादा होती है तो एक ही प्राइस कम है, कश्मीर की प्राइस अगर हाई है तो जो खजूर घी है उसकी कम है, तो लोग क्या कहते हैं कि कम प्राइस की तरफ ज़्यादा मूव कर जाते हैं। कॉस्ट लीडरशिप है ये, इसको कॉस्ट को भी हमें क्या करना चाहिए कि लो रखना चाहिए ताकि हमारे पास जो कि हमारी प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लें। डिफ्रेंशिएशन हमारा पता है कि हमें ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट यूनिक होने चाहिए अदर जो कंपटीटर से। फोकस स्ट्रैटेजी का मतलब हमें देखना चाहिए, मिशन होगा, ऑब्जेक्टिव गोल्स को देखना चाहिए, उसके बाद स्ट्रैटेजी को देखिए, प्लान वगैरह करना चाहिए, स्ट्रक्चर को और लोगों को। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस इसमें जो उसको बिज़नेस की के लिए उसने जो बिज़नेस किया है फ्यूचर में क्या होगा, प्लानिंग स्ट्रैटेजी वगैरह दी जाती है, क्या वो फ्यूचर में कामयाब हो सकता है कि नहीं, ये तमाम चीज़ में देखी जाती हैं। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम मतलब है कि उनको जो कि परफॉर्मेंस जो कि एम्प्लॉय को बेनिफिट दी जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होते हैं ताकि वो अच्छी तरह से जो कि परफॉर्म कर सके। फिर एनवायरनमेंट का मतलब इसका 4 डिमेंशन होती है, इंक्लूडिंग डिग्री होगा, अनसर्टेनिटी होगा, वालिटी हो गया, उसके बाद मैग्नीट्यूड होगा, कम्प्लेक्सिटी होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये चीज़ें मैनेजिंग डाइवर्सिटी मतलब होता है कि डाइवर्सिटी जो डिफरेंट कंट्री रिलीजन कलर बिलोंग करती हैं तो वो हमारे पास क्या करते हैं, उनको मेंटेन करना डिफरेंट होता है। वो एक दूसरे को किसी रेंज रिलीजन की बुनियाद बिलीफ की बुनियाद पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। चेंजिंग का मतलब होता है कि जब चेंजिंग होती है तो HR को पुलिस वगैरह भी चेंज करनी होती है।